हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव देखा था डिटेल में। आज हम लोग स्टैंडिंग वेव पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, इफ y इज इक्वल टू 12 साइन 4 पाई x साइन 40 पाई t वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज इन सेकेंड, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स। तो देखो ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, 2a sin kx sin ओमेगा t, मीन्स ये तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते, y इज इक्वल टू 2a sin kx sin ओमेगा t से, 2a sin kx sin ओमेगा t से। तो 2a को कंपेयर करेंगे 12 के साथ, 2a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, कंपोनेंट वेव की एम्पलीट्यूड आ गई। वेवलेंथ चाहिए यानी लैम्डा चाहिए हमको। एक काम और करो, kx, तो k कितने के बराबर, 4 पाई के बराबर। k कितने के बराबर, 4 पाई के बराबर। k क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई बाय लेमडा इज इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, लेमडा इज इक्वल टू कितना, 2 बाय 4 दैट इज 1/2 सेंटीमीटर। 1/2 सेंटीमीटर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन k। तो ओमेगा कितनी है, ओमेगा देखो 40 पाई, तो 40 पाई अपॉन में k, k की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये गया 10। तो वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट वेव कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज अंडर ए टेंशन ऑफ 20 न्यूटन, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड मीन्स क्या हो गया, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जिसमें कि एक ही लूप बना करता था, ठीक है ना। गिवन दैट मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 ग्राम। तो देखो सॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता था, 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। फंडामेंटल मोड में n की वैल्यू क्या होती थी, 1, नंबर ऑफ लूप्स 1 बनते थे। व्हेन स्ट्रिंग वाज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, जब गिवन नहीं हो तो हम ये वाला लेंगे कि बोथ एंड फिक्स्ड है, ठीक। और अंडर रूट में कितना, t बाय म्यू। यही फ्रीक्वेंसी निकालनी है। t आपको मालूम है, लेंथ मालूम है और म्यू पता कर लो। तो म्यू क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो स्ट्रिंग की मास कितनी है, 1 ग्राम। तो इसको बना लीजिए केजी, और इसकी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को बना लो क्या, मीटर। ऐसा कर लो, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3, ये -2, यहां पर कितना बच गया, -1 अपॉन में 50। इसको और अपन क्या लिख सकते हैं, 1/500 लिख सकते हैं म्यू की वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1/2, और L की जगह पर यही रख दोगे, 50 इंटू 10 की पावर -2 अंडर रूट में t बाय म्यू। t कितना है, 20, और म्यू कितना है, 1/500। तो 500 तो ऊपर चला जाएगा ऐसा। अब देखो ये कितना बन गया, 1/2 जा 10, यानी 100, 10 की पावर -2, ये तो 1 हो जाएगी। और यहां से देखो 5 2 जा 10, 10 पर कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। तो इसका आंसर कितना आ गया, 100 हर्ट्ज। दिस इज आवर आंसर। देखिए, ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज कंसेक्यूटिव स्टैंडिंग वेव मोड। कंसेक्यूटिव स्टैंडिंग वेव मोड है। कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते जाते हैं। फॉर विच द डिस्टेंसेस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रिंग पकड़ लो ऐसा,
इस स्ट्रिंग की लेंथ L होगी और इसके अंदर अगर मान लीजिए कि n लूप्स बन रहे होंगे, कितने n लूप्स बन रहे होंगे, अभी अपन ने 3 दिखाया है, मान लेते हैं इसके अंदर कितने लूप्स बन रहे, n लूप्स बन रहे हैं। तो दो कंसेक्यूटिव ये दोनों नोड्स के बीच की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आप देखो अगर एक लूप की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो n लूप्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12n, और ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर है। ठीक, सेकेंड सिचुएशन में क्या बोलता है कि कंसेक्यूटिव स्टैंडिंग नोड्स बनता है, यानी इसमें अगर n लूप बना है तो अगर इसकी लेंथ कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएगी। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि एक और ऐसा बना लेते हैं हम लोग, यही वाला सिचुएशन है। अब इसमें मान लो कि n+1 लूप्स हो गए, कितने हो गए, n+1 लूप्स। ठीक, और ईच लूप की लेंथ ओनली 10 सेंटीमीटर है, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है। तो स्ट्रिंग की लेंथ अभी कितनी है, L है, तो टोटल लेंथ यहां से कितनी आएगी, 10 इंटू n+1। तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ लूप्स की वैल्यू चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। तो 12n इज इक्वल टू 10n प्लस में कितना, 10, इसको उठा के इधर ले जाओ, 2n इज इक्वल टू 10, दैट इज n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, मींस 5 लूप बनेगा। और एक लूप की लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 12n के इक्वल, दैट इज 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज consecutive standing wave modes for which the distances between adjacent nodes are 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। कंसेक्यूटिव स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, मींस अगर यहाँ पर n लूप्स बनेगा तो यहाँ पर कितने, n+1, अगला अगर बोल देता तो n+2, फिर अगला बोल देता तो n+3। ठीक है ना, तो n लूप्स बन रहे, ईच लूप की लेंथ अगर 12 है तो 12n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पर कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर की एक लूप है, और टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, n+1। तो L कितनी आ गई, 10 इंटू n+1। ये भी तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही थी, इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो सेम ही है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लो, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। n की वैल्यू अगर 5 आ जाती है तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, 12n के इक्वल, दैट इज 60 सेंटीमीटर। थर्ड हार्मोनिक इज जनरेटेड इन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। एक स्ट्रिंग है जो कि दोनों ही एंड्स पे फिक्स्ड है, उसमें थर्ड हार्मोनिक जनरेट होती है। मींस कितने लूप्स बनते होंगे, 3, n की वैल्यू क्या होगी, 3। तो एक बार बना दो, लूप्स हम लोग कितने बना लेंगे, 3 लूप्स बना लेंगे। तो देखो इस तरह से ऐसे 3 लूप्स बन गए, n की वैल्यू 3 है। तो अब इसमें क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है कि इंफॉर्मेशन है। कहता क्या है, प्लगिंग के पॉइंट्स कहां कहां मिलेंगे, टचिंग के पॉइंट्स कहां कहां मिलेंगे। तो देखो प्लगिंग का मतलब क्या होता है, नोड्स, और टचिंग का मतलब क्या होता है, एंटी नोड्स। अब जहां भी नोड बन रहा होगा वो पॉइंट तो बिल्कुल स्टेशनरी हो गई होगी। कई बार यहाँ पे आपको प्लगिंग की जगह प्रेसिंग भी लिखा हुआ हो सकता है। तो प्रेस करना या फिर प्लग करना मीन्स क्या होता है, नोड्स का फॉर्मेशन। टचिंग करना मीन्स क्या हो गया, एंटी नोड का फॉर्मेशन। अब देखो इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, L। ये 3 लूप्स में डिवाइड हो गए, L/3, L/3, L/3 में। ठीक है ना, ये वाली लेंथ भी L/3, ये वाली लेंथ भी L/3, ये वाली लेंथ भी L/3 हो जाएगी। अब अपने से कहा कि प्लगिंग कहां कहां होगा, यानी नोड्स कहां कहां बनेंगे, ये नोड, ये नोड, ये नोड और ये नोड। तो अपन क्या करते हैं, फटाफट पॉइंट निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 0 पर नोड मिलने वाली है, x की वैल्यू L/3 पर नोड मिलने वाली है, 2L/3 पर नोड मिलने वाली है, और 3L/3 पर यानी L पर अपने को क्या मिलने वाली है, नोड मिलने वाली है। इसी तरह से टचिंग के बाद एंटी नोड मिलेगा। तो एंटी नोड कहां कहां मिलेगी, L/3 के आधे पर मिलेगी,
यानी x की वैल्यू L/6 पर मिलेगी। अब देखो ये है आपको 2L/6, ये है L/6, तो कितना हो जाएगा 3L/6 पर मिलेगा। फिर आ जाओ 4L/6 और यहां पर कितना हो गया 5L/6। 5L/6 पर क्या मिलेगी हमको एंटी नोड मिलेगी। चेक कर लेते हैं। L/6 ये वाली लेंथ हो जाएगी L/6, L/6 2L/6 और ये कितना हो गया 3L/6, 3L/6 4L/6 5L/6। एकदम सही है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन था कि कोई भी हार्मोनिक प्रोड्यूस हो गई स्ट्रिंग में तो सबसे पहले वो बना लेना है हमको हार्मोनिक्स, यानी वो लूप्स बना लेने हैं। अगर मान लो यहाँ पे 4 बन जाते लूप्स तो क्या करते L/4 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 कर लेते, तो हमको एक तो x बराबर 0 पर मिलती, दूसरी कहां पर मिलती L/4 पर मिलती। तो इस तरह से हमको प्लकिंग और टचिंग का मतलब जानना चाहिए। प्लकिंग मीन्स क्या होता है नोड्स का फॉर्मेशन, टचिंग मीन्स क्या होता है एंटी नोड्स का फॉर्मेशन। ए गिटार स्ट्रिंग इज 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 124 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 124 हर्ट्ज when length of the string is 90 centimeter. Where should it be pressed to produce a fundamental frequency of 186 hertz? किस जगह पर प्रोड्यूस किया जाए, यानी लेंथ क्या होनी चाहिए x इक्वल टू 0 से कि हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी की मिल जाए 186 की हर्ट्ज की। अब देखो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही है इसका मतलब n की वैल्यू 1 है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था f इज इक्वल टू 1/12 √T/μ। तो अपन ये भी लिख सकते हैं V/2L, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो V/2L लिख सकते हो। अब पहले वाले सिचुएशन के लिए F1 इज इक्वल टू V/2L1। अब देखो F2 के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड सिचुएशन में भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो F2 इज इक्वल टू अगेन कितना V/2L2। V देखो सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, तो वेव की स्पीड भी सेम रहेगी, टेंशन सेम रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ भी सेम रहेगी। दोनों को कर दो डिवाइड, 1 और 2 को कर दीजिए डिवाइड। जब ऐसा करेंगे तो देखो 2L1 2L2 क्या सॉरी ये V से V कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली अपने को मिलेगा कितना F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू में L2 अपॉन में L1। तो आप क्या बोलोगे F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। आपको क्या फाइंड करनी थी L2 की वैल्यू, क्योंकि L1 तो मालूम था, F2 भी मालूम था, F1 भी मालूम था, तो L2 कितना हो जाएगा F1 L1 अपॉन में F2। ये वाली वैल्यू रख देते हैं। F1 कितना है 124 हर्ट्ज, 124 हर्ट्ज और L1 कितना है 90 सेंटीमीटर अपॉन में F2 कितनी 186 हर्ट्ज, 186 हर्ट्ज। तो ये जो आंसर आएगा ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 से ये 15 टाइम्स चला जाएगा, 31 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स, तो 15 4 जा 60 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। यानी x बराबर 0 से, जैसे देखो ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन अभी ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल मोड में, फंडामेंटल मोड मींस क्या नंबर ऑफ लूप्स 1 है, ठीक है ना। अब किस जगह पर इसको प्रेस किया जाए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर से मिल जाए, किसी जगह पर अगर प्रेस करोगे तो x बराबर 0 से 60 सेंटीमीटर पर अगर आप प्रेस करेंगे तो वहां पर नोड बन जाएगा, ठीक है। जिस जगह पर प्रेस करते हैं या फिर प्लकिंग करते हैं उस जगह पर नोड्स बनते हैं। अगर मान लो यहां से 60 सेंटीमीटर पर ने इसको प्रेस किया, जब इसको स्ट्रिंग को ऐसा प्रेस, एक ही स्ट्रिंग है ना, ये तो ऊपर नीचे कर रही है, इसको एक जगह पर ने प्रेस किया, जिस जगह पर प्रेस करेंगे वहां पर नोड बन जाएगा और फिर से हमको क्या मिल जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी सिंगल लूप हमको मिलेगी। ए वायर इज फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स vibrating in fundamental mode of frequency 50 Hz. Fundamental frequency given है 50 Hz. If mass of the string is 40 grams, यानी मास स्ट्रिंग की कितनी गिवन है 40 ग्राम्स। इसको केजी बना लेते हैं, 10 की पावर -3 केजी हो गया।
एंड म्यू माने क्या, मास पर यूनिट लेंथ, विच इज 4 × 10⁻² kg पर मीटर है। तो क्या इसको भी ऐसा बनाया जा सकता है 40 × 10⁻³ kg पर मीटर। तो कहता है कि फाइंड द स्पीड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आप देखो सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। तो अपने को म्यू मालूम है, मास मालूम है स्ट्रिंग की मास हमको मालूम है। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू m/म्यू। तो m/म्यू ये तो कैंसिल हो गए, 1 मीटर आ गई। स्ट्रिंग की लंबाई कितनी आ गई, 1 मीटर। तो देखो v निकालना है अपने को, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम है तो अपन क्या करेंगे, f इज इक्वल टू v/2l कर देंगे, v/2l। तो यहां से हमको वेव की स्पीड आ जाएगी, v इज इक्वल टू 2l × f। तो 2 × l × फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50। तो 50 × 2 कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव। दूसरी चीज, एक और चीज क्या पूछी गई हमसे, टेंशन। तो आप यहां से निकाल दो। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, √T/μ। तो कितना हो जाएगा, म्यू × v² बराबर टेंशन। म्यू मालूम है अपने को 40 × 10⁻³ × v का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10⁴। 10⁴। तो ये कितना आ गया, ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे को। ये देखो ये हो गया 4 10⁻³ से ये चला जाएगा 10⁻1 × 1 400। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 400 न्यूटन। दिस इज आवर टेंशन इन द स्ट्रिंग। ए वायर इज फिक्स्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स हैविंग linear mass density 5 × 10⁻³ kg per meter and tension in the string is 450 Newton. Vibrating in frequency 420 Hz। किसी टाइम पर ये फ्रीक्वेंसी है और उस टाइम हमको वाइब्रेशन का मोड मालूम नहीं है। लेकिन क्या कहता है, इफ नेक्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 490 Hz, फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखो क्या होता है फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला, व्हेन बोथ एंड्स फिक्स्ड। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2l √T/μ, √T/μ। अब एक मोड अगर n है तो इसका नेक्स्ट मोड क्या हो जाएगा, n+1। तो यानी अपन लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू n/2l √T/μ एंड f2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n+1/2l √T/μ। अब देखो टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी ये तो चेंज होगी नहीं, तो इस चीज को तो पूरा का पूरा कैंसिल कर देते हैं। अब देखो 2l से 2l भी कैंसिल हो जाएगी, तो इसको अपन लिख क्या सकते हैं, f1/f2 इज इक्वल टू n/n+1। यहां से हम लोग n की वैल्यू पता कर लेते, देन वैल्यूज रख करके l फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो f1/f2, f1 कितना है 420 Hz और f2 की वैल्यू कितनी है 490 Hz और ये कितना है n/n+1। इसको उड़ा दो, 7 6 जा 7 7 जा। इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, 6n+6 इज इक्वल टू 7n। इसको उठा के ले जाओ, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी कि 6th मोड में जब वाइब्रेशन कर रही होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही होगी 420 Hz, और नेक्स्ट मोड में 7th मोड में जब वाइब्रेशन कर रही होगी तो हमको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है 490 Hz। 6th मोड का मतलब क्या हो गया, 6 लूप बन रहे होंगे, ठीक है ना, और 7th का मतलब क्या हो गया, 7 लूप्स बन रहे होंगे, ठीक। अब हमको n की वैल्यू मिल गई, किसी भी फॉर्मूले में आप रख दो l की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसी में रख देते पहले वाले में। तो पहले वाले का f1 कितना है 420 इज इक्वल टू n/2l, तो 6/2l √T/μ। तो t कितना था 450
अपॉन म्यू, यानी लीनियर मास डेंसिटी कितनी है 5 इंटू 10⁻³ इसको चाहो तो आप ऊपर उठा के ले जाओ, ऐसा कर लो। इसको यहां से कैंसिल करो, 5 9 जा इतना हो जाएगा ये, और इसको क्या कर सकते हैं 2 3 जा, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/420, और अंडर रूट में कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁴। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं 3/420, और 9 का हो गया कितना 3, और 10⁴ का कितना हो गया 10⁻²। एक जीरो से एक जीरो को उड़ा देते हैं, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 14 टाइम्स चला जाएगा। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ रही है अपने को L = 30/14 मीटर में आएगी वैल्यू 14 2 जा, ये अप्रोक्सीमेटली 2.1 मीटर आएगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो क्या होती है अगर स्ट्रिंग की लेंथ सपोज कर लो L है, म्यू उसकी लीनियर मास डेंसिटी है, और स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन अगर T है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1/2L√T/μ। तो लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल L के रहेगा अगर टेंशन और मास क्या हो, यानी मास लीनियर मास डेंसिटी क्या हो कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होगा जब L और म्यू कांस्टेंट होगा। लॉ ऑफ मास क्या बोलता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √μ व्हेन T एंड L आर कांस्टेंट। लॉ ऑफ डायमीटर क्या बोलता है, जैसे सपोज कर लो म्यू क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी, यानी लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, तो मास को अपन क्या बोलते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को क्या बोलते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन अगर हम वॉल्यूम करें निकाले यूनिट मास का यूनिट लेंथ का, तो ये क्या होगा एरिया इंटू यूनिट लेंथ, यानी इसको अपन लिख क्या सकते हैं रो एरिया कितना हो जाएगा πr² होगा ना क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं πd²/4, और यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया 1। अब देखो म्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो ρ/d²/4। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना, तो F = कितना था 1/2L√T/μ। तो म्यू कितना है ρ/d²/4, तो ρ/d²/4, तो 4 को उठा के ऊपर ले जाते, आप देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 1/2L√T/ρ/d²। तो लॉ ऑफ डायमीटर क्या बोलता है इस d² को बाहर लेकर आओगे तो d हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डायमीटर क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर व्हेन लेंथ t एंड रो आर केप्ट कांस्टेंट। जब L, T और रो कांस्टेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डायमीटर की। ये हो गया फोर्थ फॉर्म, और इससे एक और निकल के आएगा फिफ्थ वाला, इसको कहेंगे लॉ ऑफ डेंसिटी। लॉ ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी का लॉ क्या बोलता फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √रूट में रो के, और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगी लेंथ टेंशन एंड डायमीटर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, एक डिवाइस है सोनोमीटर। एक्चुअली ये क्या है स्टैंडिंग वेव का ही एप्लीकेशन है जिसमें कि स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स रहा करते थे। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्टैंडिंग वेव कैलकुलेट करते हैं। तो लिख लीजिएगा सोनोमीटर इज ए डिवाइस, सोनोमीटर इज ए डिवाइस used to measure velocity of a wave, velocity of ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव आप कह सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव
in a metal string, metal string। देखो इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से रहती है। यह एक टेबल है, यह एक फिक्स्ड सपोर्ट है, यहां से एक स्ट्रिंग गई हुई होती है ऐसी, और इस स्ट्रिंग से एक पेन कुछ इस प्रकार से हैंग होता है, और इसके अंदर हम कुछ मास रख देते। सपोज कर लो अपन ने इसके अंदर क्या किया, एम मास रख दिया। अब देखो यहां क्या हो रहा है, ये वाला एंड फिक्स है और ये वाला एंड भी फिक्स एंड की तरह ही बिहेव करेगा, यहां पर भी नोड ही बनने वाला है। इसमें क्या होता है, दो इस प्रकार के ट्रायंगुलर ब्लॉक्स लगे होते हैं, दो ट्रायंगुलर ब्लॉक्स इस प्रकार से लगे होते हैं, और ये दोनों ही ब्लॉक्स फिक्स्ड होते हैं, ये दोनों ही ब्लॉक्स फिक्स्ड होते हैं। इन दो ब्लॉक्स के बीच में एक मूवेबल ब्लॉक रख देते हैं। सपोज कर लो ये वो ब्लॉक है जो कि मूवेबल है, ये मूवेबल है, ठीक है ना। अब क्या होगी, अगर मान लीजिए हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया इस प्रकार से और ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कर दिया, तो जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होगी तो यहाँ के एयर को यह वाइब्रेट करेगी और यह इस मेटल के स्ट्रिंग को भी वाइब्रेट करेगी। इस मेटल के स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब सपोज कर लो इस जगह पर हम लोग मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से स्टैंडिंग वेव्स बन गए होंगे, मान लीजिए ऐसा बन गया। यहां पर कितने लूप्स बन गए, 4 लूप्स बन गए, ठीक। और जहां पे देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह पर नोड बनेगा, ठीक है ना। इसके इधर भी कुछ लूप्स बना लो, सपोज कर लो हम लोग 2 बना लेते हैं, आप कितने भी बना सकते हो, जैसा प्रॉब्लम होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक और काम करते क्या है, हम लोग राइडर लगा देते, स्ट्रिंग पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन डाल देते, कुछ ऐसा सिंबल टाइप से बना देते, ठीक है। जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी तो ये राइडर क्या करेगा, ऊपर नीचे ऐसा वाइब्रेट करता रहेगा, कभी यहाँ दिखेगा हमको, कभी यहाँ दिखेगा, कभी मिडिल में दिखेगा, कभी ऊपर दिखेगा। इस चीज को कहते क्या है, राइडर। अभी सपोज करो इस वाले एंड से इस मूवेबल वेज जो अपन ने ट्रायंगुलर वेज लगाया था, इसकी लेंथ सपोज कर लीजिए कितनी है, x1, ठीक। अब ये तो मूवेबल है, जब आप इसको चलाओगे, चाहे लेफ्ट चलाओ चाहे राइट चलाओ, अगर आप लेफ्ट चलाएंगे तो नोड पर से आप खिसक के अंदर आ रहे हो, यानी जैसे आप ऐसे आओगे तो क्या होगी कि इस स्ट्रिंग में डैम्पिंग शुरू हो जाएगी, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन होना शुरू हो जाएगा। मींस इसकी ऑसिलेशन करने की रफ्तार कम हो जाएगी, और जब फिर से इसको खिसका करके आप नोड के पास ले आओगे तो फिर से यह क्या करेगी, ट्यूनिंग फॉर्क की ही फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लेगी। मींस अगर सपोज कर लो अभी x1 पे है और इसको खिसका के हम यहां पर ले आते हैं इस जगह पर, यानी एक लूप अपन ने इसको चला दिया, ठीक। और अभी ये वाली लेंथ सपोज कर लो कितनी है, x2। ध्यान से देखना आप, ये वाली लेंथ x1 हमने ली है और ये वाली लेंथ क्या ली है, x2। तो x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 माइनस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x मान लेते हैं, और ये x है क्या एक्चुअल में, दिस x इज नथिंग, दिस इज द लेंथ ऑफ वन लूप। एक लूप की लंबाई तो है, और एक लूप की लंबाई मीन्स ये नोड ये नोड, ठीक। तो दो रेगुलर नोड के बीच की लेंथ क्या होती है, λ/2। इस x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, λ/2। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2x के बराबर, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ वेव हमको फाइंड करनी थी ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा।
अब आप देखो एफ तो क्या है, इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एफ थी इंटू लेमडा, लेमडा कितना 2x, तो v इज इक्वल टू कितनी आ गई 2fx। यहां से हमको वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव मिलती है इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग।